हे कॉलेस्टेंस, आज हम BEGC 132 के फर्स्ट ब्लॉक प्लुरैलिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी का थर्ड यूनिट भक्ति एंड सूफी मूवमेंट का थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे। एंड इस पार्ट में हम बुले शाह एंड काफ़ी इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। बुले शाह था सूफी माइस्टिक एंड पोइट। तो अगर इनके बारे में देखा जाए तो इनका जो जन्म है 1680 में इनका जन्म हुआ था। इसके बारे में कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं है। इट मीन्स ये एकदम परफेक्ट नहीं है, प्रूफ के साथ नहीं है कि इनका जन्म 1680 में हुआ था। कि हाँ, ऐसा माना जाता है इनके जो भी लिटरेरी वर्क्स है कि इनका जन्म 1680 में हुआ था, ऐसा एज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो ये एक पंजाबी पोइट थे सूफी मुस्लिम ऑर्डर के। सूफी मुस्लिम ऑर्डर जैसे कि और मुस्लिम ऑर्डर्स थे, जैसे कि हमने चिश्तिया सिलसिला देखा था, हमने और भी ऐसे बहुत सारे सूफी मुस्लिम ऑर्डर है, जैसे कि बेकताशी ऑर्डर, लेवी ऑर्डर। ठीक है ना, ऐसे इधर और सारे सूफी मुस्लिम ऑर्डर हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं इसमें। तो ये एक पंजाबी पोइट थे आपके सूफी मुस्लिम ऑर्डर के। ये बहावलपुर पंजाब में इनका जन्म हुआ था, जो कि आज के डेट में पाकिस्तान में है। इनके जो एंसेस्टर्स थे वो एक्चुअली बुखारा से बिलोंग करते थे। बुखारा आपका एक रीजन है उज्बेकिस्तान में, वो वहाँ से बिलोंग करते थे। एंड बाद में वो माइग्रेट होकर के इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट था, पंजाब वगैरह जो एरिया था, वहाँ पे वो माइग्रेट कर गए थे, आ गए थे। इनके जो फादर थे, इनके जो पिता थे, वो शाह मोहम्मद दारवेश, वो एक प्रेचर थे एंड एक टीचर थे। वो रिलीजियस स्पीच देते थे विलेज मॉस्क्यू में, जो मस्जिद थी उनके आसपास की लोकल मस्जिद, वहाँ पे वो रिलीजियस स्पीच देते थे, धर्म के बारे में बताते थे, लोगों को उसके बारे में बताते थे। बाद में इनके डैड का, फादर का जॉब पेंडुक में लग गया। पेंडुक एक जगह है पाकिस्तान का, ठीक है, वहाँ पे। एंड ये कसूर एक मेन सिटी है पाकिस्तान की, वहाँ से करीबन 50 मील साउथ ईस्ट में इनका जॉब लग गया था पेंडुक में। नाउ जो बुले शाह थे, उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन ली एंड वो स्टूडेंट बन गए थे बहुत ही फेमस प्रोफेसर गुलाम मुर्तज़ा एंड मौलाना मोहिउद्दीन। ये दोनों उस समय के बहुत ही फेमस प्रोफेसर थे, बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोफेसर थे। एंड जो बुले शाह थे, इनके स्टूडेंट थे। इनके जो स्पिरिचुअल टीचर थे वो थे आपके सूफी संत शाह इनायत कादरी। ये इनके स्पिरिचुअल टीचर थे। इनके साथ रह करके, इनके स्पीचेस सुन करके ये अपना जो स्पिरिचुअलिटी डिवोशन था वो बाहर निकालने लगे। एंड ये धीरे धीरे एक बहुत ही फेमस सूफी पोइट बन गए थे। नाउ बहुत सारी चीज़ें अगर देखा जाए बुले शाह के बारे में, तो वो इनके जितने भी लिटरेरी टेक्स्ट हैं, जो भी इनके स्टोरीज़ वगैरह हैं, जो भी इनके वर्क्स हैं, लिटरेरी वर्क, साहित्य से जुड़े हुए जो भी इन्होंने वर्क्स उस समय कंपोज किए थे, उनसे ली गई है। ठीक है, एंड ये अपनी बहुत सारी जिनकी लाइफ की जो ब्रीफ स्केचेस थी, लाइफ के बारे में इन्होंने अपने वर्क्स में, अपनी राइटिंग्स में दी है। एंड अदर फैक्ट ये है कि इनके बारे में बहुत सारी फैक्ट हमें लोगों के मुंह से पता चलती है, इनके आसपास के जो भी क्राइटेरिया के लोग थे। एंड जो बुले शाह थे वो आपके सूफी ट्रेडिशन का पंजाबी पोइट्री को बिलोंग करते थे। इट मीन्स जिस तरीके से जो सूफी ट्रेडिशन था वो डेवलप हो रहा था, वो ऑल ओवर द इंडियन रीजन में स्प्रेड हो रहा था। बहुत सारे डिफरेंट रीजन के लोग इसके साथ कनेक्ट हो रहे थे, इसे फॉलो करना स्टार्ट कर गए थे। तो जो आपका पंजाबी पोइट्री था वो भी एक तरीके का सूफी ट्रेडिशन बन गया था उस समय तक। एंड बुले शाह इसी चीज़ को फॉलो करते थे। इसका जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था पंजाबी पोइट्री का एज अ सूफी ट्रेडिशन, ये 3 लोग के कारण हुआ था। दैट इज़ आपका शाह हुसैन एंड सुल्तान बाहू एंड शाह सराफ। इन तीनों ने पंजाबी पोइट्री को एज अ सूफी ट्रेडिशन इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो देखो बुले शाह जो जिस टाइम पीरियड में थे, उस टाइम पीरियड में और भी 4 बहुत ही फेमस पोइट्स प्रेजेंट थे। बहुत ही फेमस पोइट्स कहने का मतलब, हमें बुले शाह के बारे में बहुत सारी चीज़ें इनके लिटरेरी वर्क से भी पता चलती है। नाउ सबसे पहले हैं इसमें आपके फेमस सिंधी पोइट शाह अब्दुल लतीफ़ बताई। शाह अब्दुल लतीफ़ बताई 1689 से 1752 तक इनका जो टाइम पीरियड था। एंड ये उस समय के बहुत ही फेमस सिंधी सूफी पोइट थे। नेक्स्ट जो पोइट थे वो आपके वारिस शॉ थे। ये एक पंजाबी पोइट थे 1722 से लेकर के 1789 तक। एंड ये राइटर थे आपके हीर रांझा स्टोरी का। जो हीर रांझा टेल है, वर्ल्ड फेमस टेल, ये इनके राइटर थे।
ठीक है। अगर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं मैं वारिस शॉ के बारे में, तो इनके बारे में मूवी भी बन चुकी है इनसे रिलेटेड, जो कि इनकी डॉक्यूमेंट्री बोल सकते हो या फिर इनकी बायोग्राफी है, मूवी बन चुकी है। 1964 में पाकिस्तानी मूवी आई थी वारिस शॉ के नाम से, एंड 2006 में इंडियन मूवी आई थी वारिस शॉ इश्क द वारिस के नाम से। ठीक है। जो थर्ड पोएट है वो है आपके फेमस सिंधी सूफी पोएट अब्दुल वहाब फारूकी। ठीक है, अब्दुल वहाब फारूकी। एंड इनको लोग इनके पेन नेम से ज़्यादा जानते थे। पेन नेम एक्चुअली जो उपनाम होता है, हम जब भी जैसे कोई भी फेमस आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, वो जब भी कोई पेंटिंग्स बनाते हैं ना, तो वो अपना एक पेन नेम रख लेते हैं। ठीक है, पेंटिंग्स के नीचे हमेशा वो अपना पेन नेम डालते हैं, या फिर जो भी फेमस सिंगर होते, पोइट होते, वो अपना एक पेन नेम बना लेते हैं। ठीक है, उपनाम बना लेते हैं एंड लोग उन्हीं को जानने लगते हैं। जैसे कि आज के डेट में सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है, लोग इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाते हैं एंड यूज़र नेम में कुछ भी फ़नी सा डाल देते हैं, एंड बहुत सारे लोग उनको उसी यूज़र नेम से जानने लगते हैं। ठीक है, तो एक तरीके का ये पेन नेम हो जाता है। एंड इसी तरीके से जो अब्दुल वकाफ फारूकी थे, उनको पेन नेम से ज़्यादा जाना जाता था, एंड जो उनका पेन नेम था वो था सचाल सरमस्त। ठीक है, 1739 से लेकर के 1829 तक इनका टाइम पीरियड था। एंड मीर ताकी मीर, ये फोर्थ पोएट है उस समय के, बहुत ही फेमस। एंड इनका जो टाइम पीरियड था वो 1723 से लेकर के 1810 तक था। आगरा में ये इनका जन्म हुआ था। इनके बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स भी हैं, जैसे कि फैज़ ए मीर, ज़िक्र ए मीर। ज़िक्र ए मीर एक्चुअली इनके एक ऑटोबायोग्राफी है जिसमें इनके बारे में दी गई है। एंड ये जो पोइट्री देते थे, जो ये गज़ल्स गाते थे, वो एक्चुअली लव एंड फिलॉसफी से बिलोंग था। तो नाउ अब देखते हैं जो आपके बुले शाह थे, उनकी डेथ हो जाती है 1758 में, 77 साल की उम्र में। 77 के एज में इनकी डेथ हो जाती है। एंड जो इनका टॉम है वो कसूर, पाकिस्तान का जो एक रीज़न है कसूर का, वहाँ पे जो इनका टॉम है वो बना हुआ है। ये एक पोएट थे, एक ह्यूमैनिस्ट थे एंड एक फिलोसफर थे। लोगों के हित के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। एंड ये एक फिलोसफर थे, फिलोसफी भी देते थे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज दैट बुले शाह एन अपोस्टल ऑफ पीस। तो ये जो उन्हें बोला जाता था द अपोस्टल ऑफ पीस, ये आखिर क्या चीज़ था? उन्हें मैसेंजर ऑफ पीस क्यों बोला जाता था? शांति का प्रतीक क्यों माना जाता था? ठीक है, ये चीज़ समझते हैं। तो देखो, जब बुले शाह का जन्म हुआ था वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पे इंडियन रीजन में, या फिर बोला जाए जो नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट था, वहाँ पे सिख्स एंड मुस्लिम्स के बीच में बहुत विवाद छिड़ा हुआ था। उन दोनों के बीच बहुत ही भयंकर घमासान लड़ाई बोल सकती हो, क्योंकि वो टाइम पीरियड एक रिसेंट टाइम पीरियड था औरंगज़ेब का। ठीक है, जो औरंगज़ेब लास्ट मुग़ल एम्परर था, उसका टाइम पीरियड था। एंड उसके डेथ के कुछ ही टाइम बाद से ही ये सारी जितनी भी चीज़ें थी, सिख्स एंड मुस्लिम्स की जो लड़ाई झगड़ी थी, वो ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी। तो उनका जन्म उन टाइम पीरियड में था। ठीक है, तो उनको एक्चुअली कुछ मुस्लिम्स के द्वारा उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ झेलना पड़ा। अब इसका रीज़न ये था कि उन्होंने आवाज़ उठाई थी एक सिख की डेथ पे। कुछ मुस्लिम्स ने उनके कम्युनिटी के एक सिख को, एक इनोसेंट सिख को मार दिया था, क्योंकि कुछ सिख्स ने मिलके उनके मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोगों को मार दिया था। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। उन्होंने बोला था कि वॉयलेंस से सिर्फ वॉयलेंस ही निकलता है। इट मीन्स अगर आप वॉयलेंस करोगे तो वो एक नया वॉयलेंस जन्म देगा, उससे कोई शांति नहीं मिलती। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ हर जगह समझाई। वो ये चीज़ सिख्स को भी समझाए थे, जितने भी कम्युनिटी के लोग थे, ये चीज़ वो मुस्लिम को भी समझाते थे कि झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। जितनी भी हेट्रेड वाली चीज़ें हैं मुस्लिम के अगेंस्ट, सिख के अगेंस्ट, उन सबको हटा दो। लेकिन ये जो उनका एडवोकेसी था, उनके पीस एंड हारमोनी का, ये चीज़ काम नहीं आया। क्योंकि देखो, उस समय का जो टाइम पीरियड था, उस समय इतना हेट्रेड था। जो भी सिख कम्युनिटी के लोग थे, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, उतना ज़्यादा हेट्रेड बना हुआ था। एंड उनका जो ये नया दौर का है ना, वो थे तो एक संत, है ना। तो उनकी जो सोच थी वो संत टाइप की थी, बहुत ही शांत एंड बहुत ही सुलभ। ठीक है, तो उनका ये जो अनऑर्थोडॉक्स एडवोकेसी था, जो बातें बताते थे, वो किसी के दिमाग में नहीं जाते थे, ना ही हिंदू ना ही मुस्लिम। समझ लो कि दोनों कम्युनिटी के लोग, या फिर बोला जाए सिख मुस्लिम, जितने भी कम्युनिटी के लोग थे, जिसमें भी झगड़ा हो रहा था, विवाद चल रहा था, वो जिनको भी समझाते थे मानवता के बारे में, हारमोनी के बारे में, शांति के बारे में, जो भी चीज़ समझाते थे, किसी के दिमाग में नहीं जाती थी, क्योंकि उनकी जो भी बातें थी वो नेक्स्ट लेवल की बातें थी, है ना। और आम लोग वो चीज़ रेयरली ही समझ पाते, है ना। इसका रीज़न क्या हुआ कि जो मुस्लिम क्लैरजी थे, जो मुल्लाज थे,
उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया उनके अगेंस्ट, बुले शाह के अगेंस्ट एक फरमान जारी हो गया उस टाइम पीरियड में कि उन्हें दफन नहीं किया जाएगा, जब वो डेथ करेंगे तो उन्हें दफन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी ना। अब देखो, वो उनको शांति का प्रतीक माना जाता था, उनको मैसेंजर माना जाता था शांति का, कि वो भगवान के दूत है, यहाँ शांति फैलाने आए हैं। ठीक है, ऐसा बताया जाता है क्योंकि उनके वर्क में ऐसी चीज़ें दी गई हैं। हमें ये सारे जितनी भी चीज़ें पता चल रही है, हम अपने हिस्ट्री में जो भी चीज़ें देख रहे हैं, वो एक्चुअली हम उन सारे लिटरेरी वर्क्स के वर्क्स पे बेस्ड वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। जितनी भी चीज़ें लिटरेरी वर्क्स में है, साहित्य में जो जो चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, हम जानते थे। अगर आप बहुत पास्ट में जाओगे, अशोका सबके टाइम पीरियड में जाओगे, ठीक है, या अकबर के टाइम पीरियड में जाओगे, तो उस समय के लोग क्या करते थे, अपने दरबार में कवि बुलाते थे, एंड वो कवि उनकी प्रशंसा में इतनी सारी चीज़ें लिखते थे जो कि आज तक सर्वाइव करे। हिस्टोरियंस उन्हीं सारी चीज़ों को देख करके तो अपनी हिस्ट्री का अंदाज़ा लगाते हैं कि आखिर था क्या। तो बुले शाह के बारे में भी हमें उनके वर्क से पता चलता है, उनके लिटरेरी वर्क से पता चलता है कि उन्हें एज अ अपोस्टल ऑफ पीस माना जाता था, एक शांति का मैसेंजर माना जाता था। एंड यही चीज़ उन्हें एक ह्यूमैनिस्ट भी बनाती थी, जो कि मानव हित के लिए जन्मे हैं, जो कि मानव हित के लिए काम कर रहे, जो कि मानव हित के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। ये चीज़ देखो इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ नोट करना कि जो भी पर्सन माइस्टिक है, संत है, जो भी भगवान के सर्च में है, जो भी भगवान को ढूंढ रहा है ना, अगर देखे इसको रिलेट करें अगर बुद्ध भगवान से, तो वे ज्ञान की प्राप्ति के लिए जल रहे थे, है ना, उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति चाहिए थी। एंड ये चीज़ उन्हें आगे चल के एक संत बना दिया। लोग आज भी बुद्ध भगवान की पूजा करते हैं, संत से, इंसान से संत, एंड संत से वो एक भगवान के तौर पे आज हमारे सामने। तो ये सारी चीज़ें ना यही चीज़ बता रही है कि देखो, ह्यूमैनिस्ट वो इंसान भी है जो कि भगवान की खोज में निकला है, जो कि भगवान की खोज में निकला है, जो कि एक संत मान रहा है, जो कि लोगों के लिए ह्यूमैनिटी प्रदान कर रहा है ना, मानवता दिखा रहा है, शांति का प्रतीक है, ये सारी चीज़ें। एंड वो इंसान भी आपका एक ह्यूमैनिस्ट का काम कर रहा है, जो लोगों के दुख दर्द को समझ रहा है, जो लोगों के दुख दर्द का कारण ढूंढ रहा है, जो लोगों के दुख दर्द को ख़त्म करने का कारण ढूंढ रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। बुले शाह ने यहाँ पे गुरु तेग बहादुर, ठीक है, यहाँ पे एक नाम मेंशन है, गुरु तेग बहादुर। अगर आप लोग थोड़ा सा पहले जाओगे तो बुले शाह के जन्म से पहले, है ना, गुरु तेग बहादुर का टाइम पीरियड था। गुरु तेग बहादुर आपके सिख के 9वें गुरु थे। 10 गुरु थे सिख के, लास्ट गुरु गोविंद सिंह, एंड गुरु तेग बहादुर उनके पिताजी थे, डैड थे। ठीक है, तो ये उनका टाइम पीरियड था जब औरंगजेब ने हेट्रेड फैला दी थी एकदम सिख के अगेंस्ट। अगर आप लोग हिस्ट्री को देखोगे तो ये चीज़ उस समय का टाइम पीरियड ऐसा चल रहा था कि औरंगजेब सबको पकड़ पकड़ करके धर्म परिवर्तन करवा रहा था कि भाई जो मिल जाए सब मुस्लिम बनो, बनना है बनो, नहीं तो भाई मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सारी चीज़ें फैल रही थी। एंड जो गुरु तेग बहादुर थे वो उस समय के 9वें सिख गुरु थे। बोला जाए तो सारे सिख इन्हें अपना देवता मानते थे। ठीक है, तो जितने भी कश्मीरी पंडित थे उस समय के, उस टाइम पीरियड के, वो सारे भाई मदद मांगने कहाँ जाएं। एक तरफ औरंगजेब है जो कि सुनेगा नहीं, उन्हें तो बस मुस्लिम बनाना है सबको। वो औरंगजेब अपने धर्म को सबसे ऊंचा दिखना चाहता था, एंड उसके सामने कोई भी धर्म ना टिके, वो ये चाहता था। वो एक ही प्रिंसिपल पे दौड़ता था कि भाई मेरा धर्म सबसे ऊंचा है। इस चीज़ के कारण वो जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, तो उन्हें बहुत प्रिविलेजेस देता था। एंड जितने भी अदर नॉन मुस्लिम लोग थे, जो भी अदर रिलीजन के लोग थे, उन्हें पकड़ पकड़ के बंदी बनाता था। बोलता था कि यार अगर तुम धर्म परिवर्तन कर दिए तब तो बच जाओगे, नहीं तो भाई तुम अपना सर कलम करवा लो। तो यही एक रीज़न था। जब गुरु तेग बहादुर के पास कुछ कश्मीरी पंडित आए, वो बोले कि ऐसा ऐसा रीज़न, ऐसा ऐसा चीज़ें हो रही है, तो गुरु तेग बहादुर बोले ठीक है, अब टाइम आ गया है कि मुझे कुछ करना है ना। वो औरंगजेब को एक फरमान भेजा कि देखो भाई, कि अगर तुम मुझे मना लिए धर्म परिवर्तन करने के लिए तो सब मान जाएंगे, ऐसा फरमान जारी हुआ था। एंड औरंगजेब सारी जितने भी पॉसिबल चीज़ें थी उनका धर्म परिवर्तन करने के, वो सारी चीज़ें कर लिया, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लास्टली उन्होंने अपना सर कलम करवा लिया। एंड इस चीज़ को देख करके जो उनका बेटा, जो 10th गुरु था सिख का, गुरु गोविंद सिंह, उसने खालसा चालू कर दिया, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बना ली।
एंड धीरे धीरे ये जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, सिख और मुस्लिम की लड़ाई थी उस समय के जो नॉर्दर्न इंडिया का जो टाइम पीरियड में, वो बहुत 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 भयंकर रूप ले लिया था। एंड बुले शाह भी इसी टाइम पीरियड के थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कही जा रही है। यहाँ पे बुले शाह गुरु तेग बहादुर को एज अ गाजी का टाइटल देते हैं, एक मुस्लिम वॉरियर, है ना। वो देखो है क्या, बुले शाह भी सूफी संत थे, उन्हें मुस्लिम की चीज़ों के बारे में, मतलब वो एक माइस्टिक थे। ठीक है, तो वहाँ पे जिस तरीके से जो मुस्लिम वॉरियर होते हैं, है ना, उन्हें गाजी बोला जाता है, जो कि बहुत नीडर होते हैं, अपने धर्म के लिए लड़ते हैं। तो बस यहाँ पे गुरु तेग बहादुर को गाजी के तौर पे वो सम्मानित कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वो ऐसे इंसान थे जो अपने धर्म के लिए लड़े, जो अपने धर्म के लिए आवाज़ उठाए, है ना, वो झोंके ही नहीं। यहाँ पे वो गुरु तेग बहादुर को भी सम्मानित करते हैं एज अ गाजी वर्ड से। ठीक है, नाउ इस नेक्स्ट पारे में बताया जा रहा है कि जो बुले शाह थे उनको एज अ ह्यूमैनिस्ट रिप्रेजेंट किया जाता था। उनकी जो भी राइटिंग्स थी, जो भी उनके लिटरेरी वर्क्स थे, रचनाएं, जिसकी भी रचना उन्होंने की थी, उसमें उन्हें एक ह्यूमनिस्ट रिप्रेजेंट किया जाता था, क्योंकि वो जो भी सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम होता था समाज में, उनके आसपास की दुनिया में, वो उनका सॉल्यूशन देने की कोशिश करते थे। एंड साथ साथ वो एक सूफी संत थे, साथ साथ वो एक माइस्टिक थे, वो भगवान की तलाश में भी थे। ठीक है, जो उनकी पोइट्रीज थी वो हाईलाइट करती थी एक आदमी बनने से लेकर के एक स्पिरिचुअल वॉइस उनका। ठीक है ना, एक आदमी मतलब एक जो आम आदमी है, वहाँ से लेकर के जब वो एक सूफी माइस्टिक तक पहुँचे, वहाँ तक की जो उनकी जर्नी थी, जो स्पिरिचुअल वॉइस था, वो उनकी पोइट्री बताती थी 4 स्टेजेस ऑफ सूफिज्म में। अब देखो ये 4 स्टेजेस ऑफ सूफिज्म क्या है। सबसे पहले है आपका शरीयत। शरीयत इट मीन्स जो नॉर्मल नॉलेज, कॉमन नॉलेज जो हर एक इंसान को होता है। अगर जो पर्सन वो शरीयत ज़िंदगी जी रहा है, जब उसको नॉर्मल नॉलेज है, ठीक है, जितनी भी आसपास की चीज़ें हैं जो सारे कॉमन लोग को होती है, जब वो तरीक़त पहुंचता है तब उसको वैसी नॉलेजेस प्रेजेंट होती है, जब उसको वैसी नॉलेजेस मिलती है जो कि नॉर्मल इंसान को नहीं पता, उससे थोड़ी ऊपर वाली नॉलेज होती है ना। बहुत लोग को हम सुने होंगे कि वो बहुत इंटेलेक्चुअल है, उसकी जो बातें हैं भाई वो तो टॉप लेवल की है, वो जो बातें करता है वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब उसकी बातें सुन करके ऐसा लगता है कि वाह क्या बातें कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, तरीक़त ज़िंदगी वो जीता है। थर्ड वन इज़ दैट हकीका। इट मीन्स उसको जो मास्टिकल ट्रुथ है वो मिलता है। जैसे कि अगर आप बुद्ध भगवान का एग्जाम्पल लोगे तो उन्होंने बहुत साल अपना मेडिटेशन में बिता दिया भगवान की सर्च में। जो रियलिटी ऑफ लाइफ जाननी थी उनको, जो नॉलेज ऑफ लाइफ जाननी थी उसके सर्च में, तो धीरे धीरे करके उनको वो सारी नॉलेज मिली। बस उसी तरीके से 4 स्टेजेस ऑफ सूफिज्म भी है। इंसान का जो स्पिरिचुअल वॉयज है, मतलब जो उनकी यात्रा है, एक कॉमन मैन से लेकर के एक माइस्टिक बनने तक का जो सफ़र है वो 4 स्टेजेस में जाता है। शरीयत, तरीक़त, हकीका एंड द लास्ट वन इज़ मरीफा, जहाँ पे आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाता है एज अ माइस्टिक, एंड जहाँ पे आप एक माइस्टिक बन जाते हो। तो इस तरीके से उनकी लाइफ थी, है ना। उन्होंने इस 4 स्टेज ऑफ सूफिज्म में अपना जो भी उनका स्पिरिचुअल वॉइस था वो कंप्लीट किया था। एंड ये सारी चीज़ें उनके पोइट्री में दिखती थी, उनके पोइट्री में ये सारी चीज़ें झलकती थी। नाउ अब देखो ये जो बुले शाह है, इनको एज अ एड्रेस किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये हर चीज़ बता देते, जो भी फंडामेंटल इश्यूज ऑफ लाइफ थी, जो भी इश्यूज ऑफ लाइफ थी, जो कि एक रिलेटेबल इशू थी कि हाँ ये ऐसी इशू होती है, वो उन सब चीज़ के बारे में बताते थे। एंड ह्यूमैनिटी को तो वो खुद ही रिप्रेजेंट करते थे। हर जगह जो भी मानवता है वो हर जगह वो खुद ही जगा रहे थे, सबकी जगह वो पहुंचा रहे थे, हर लोगों तक वो ये बातें पहुंचा रहे थे। उनकी जो भी काफ़ीज़ थी, काफ़ी एक तरीके का सूफी पोइट्री, जैसे कि हम देखते हैं ना फॉर्म्स ऑफ वाटर जो पानी है वो 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तीनों पानी होता है लेकिन वो 3 अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसी तरीके से आपका काफ़ी है सूफी पोइट्री, जैसे कि आप वाटर मान लो, एक ह्यूज वर्ड सूफी पोइट्री, एंड वो आपका काफ़ी में भी प्रेजेंट है, एंड और भी अदर पर्सपेक्ट्स में और भी अदर पोइट्रीज में प्रेजेंट है। ऐसा फॉर्म ऑफ सूफी पोइट्री है काफ़ी। तो ये जो काफ़ी थी ये बुले शाह के द्वारा लिखी जाती थी, काफ़ी को बुले शाह लिखते थे। तो बुले शाह की जो काफ़ी थी उनको म्यूज़िक में बहुत सारे जो सिंगर्स थे उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। उनकी जितनी भी पोइट्रीज होती थी उसको बहुत सारे सिंगर्स ने कन्वर्ट कर दिया। देखो एक चीज़ में कन्फ्यूज़ मत होना, जो पोइट्री होती है वो एक्चुअली कविता होती है, ठीक है, लेकिन जो सिंगर्स होते हैं उसको गा देते हैं। आज का जो बॉलीवुड सॉन्ग्स है, बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं जो कि आपके पोइट्री पे बेस्ड है।
सूफी पोइट्री पे बेस्ड है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कुन फाया कुन, रॉक स्टार मूवी का, बहुत फेमस मूवी है एंड जो उसका सॉन्ग है वो भी बहुत फेमस है, वो भी आपके एक सूफी पोइट्री पे बेस्ड है। छाप, तिलक, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ये सारी आपकी सूफी पोइट्री पे बेस्ड है। तो उस समय के भी जो सिंगर्स थे एंड आज के भी जो सिंगर्स है, वो उनकी जितनी भी काफ़ीज थी उनको पोइट्रीज सॉरी उनकी जितनी भी काफ़ीज थी, जितनी भी पोइट्रीज थी, वो उनको म्यूज़िक में कन्वर्ट करते रह गए। जैसे कि सबसे फेमस है यहाँ पे वदाली ब्रदर्स के बारे में दिया गया है। आपके जो वदाली ब्रदर्स है, ये एक्चुअली पंजाब के सिंगर है, बहुत ही फेमस सिंगर है। दो भाई हैं एंड इनका नाम है, पहले का पूरन चंद एंड दूसरे का प्यारे लाल वलादी। प्यारे लाल वलादी तो खैर डेथ कर चुके, 2018 में ही, 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई, बट पूरन चंद अभी है। एंड ये इन्होंने बहुत सारी सूफी पोइट्री को गाया है, बहुत सारी सूफी पोइट्री को सॉन्ग में कंपोज किया है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है अबीदा प्रवीण का। अविदा प्रवीण एक्चुअली एक पाकिस्तानी सूफ़ी सिंगर है, ये भी बहुत सारा सूफ़ी पोइट्री गाती है। इनका एक्चुअली बहुत सारा सॉन्ग आपके जो राहत फ़तेह अली खान है उनके साथ भी है। छाप तिलक इनका एग्जाम्पल है ना, सुन आप देखना यूट्यूब पे प्रेजेंट है सारा सॉन्ग, ठीक है। तो ये सारे जितने भी सॉन्ग्स हैं ये कहीं और से नहीं आई है, ये सूफ़ी पोइट्री ही एक्चुअली है, उसी को सॉन्ग में कंपोज कर लिया गया है। नाउ इनकी जो सूफ़ी पोइट्री थी ये फेमस थी, वर्ल्ड फेमस मान लो। यूके बेस्ड एशियन आर्टिस्ट से लेकर के रॉक बैंड जुनून, ये जो रॉक बैंड जुनून है ये एक्चुअली आपका अमेरिकन रॉक बैंड है जो कि सूफी पोइट्री गाती है, ठीक है। इनका एक फेमस सॉन्ग है सायोनी। आज सुबह मैं इसको सुन रहा था, बहुत ही फेमस एंड बहुत ही अच्छी सॉन्ग है। आपको इसमें सूफी का पूरा झलक दिख जाएगा, है ना। तो वहाँ तक ये प्रेजेंट है, वहाँ तक ये फेमस है, ये चीज़ बता रही है। जो बुले शाह की इस पॉपुलैरिटी थी, जो फेमस थे वो आपके सारे रिलीजन में फेमस थे, हिंदू, सिख, मुस्लिम। एंड यहाँ तक इस हद तक फेमस थे कि उनके बारे में आधे से ज़्यादा बातें आपके हिंदू एंड सिख सोर्सेज से मिलती है। थे वो इस्लामिक रिलीजन के, लेकिन उनकी आधी से ज़्यादा बातें, उनके बारे में आधी से ज़्यादा चीज़ आपके हिंदू एंड सिख सोर्सेज में मिलती है, ठीक है। नाउ अब देखो आज के टाइम का जो उनका कुछ सॉन्ग है वो प्रेजेंट तो है ही, हम आज भी देख रहे हैं बहुत सारे जो सॉन्ग्स हैं सूफी पोइट्री से रिलेटेड, वो आज भी हमारे पास प्रेजेंट है। कुन फाया कुन, मन की लगन, आफरी आफरी, बहुत सारी सॉन्ग्स है। तेरी दीवानगी, सनो एक पल चैन ना है जो आज का रेड मूवी का सॉन्ग है, हाँ उसे थोड़ा सा फिर से रिप्राइज कर दिया गया है वो, बट पुराना वो एक सूफी पोइट्री था, ठीक है। एंड इसी तरीके से रिलेटेड एक सॉन्ग है छैया छैया। छैया छैया बहुत ही फेमस सॉन्ग है, चल छैया छैया, ठीक है। दिल से जो मूवी है उसका ये बहुत ही फेमस सॉन्ग है। एंड ये सॉन्ग एक्चुअली आपका सूफी म्यूज़िक है, ये सॉन्ग आपका सूफी पोइट्री से लिया गया एंड वो भी बुले शाह की। एंड बुले शाह की जो सूफी पोइट्री है छैया छैया, ये ओरिजिनल प्रेजेंट है थैया थैया में, एंड इसका तेलुगु एंड तमिल वर्जन भी है थैया थैया के नाम से। तो देख लो, अब देख ही सकते हो सूफी पोइट्री कहाँ से कहाँ तक है। हम बॉलीवुड में जिस सॉन्ग को एज अ मतलब टाइम पास में गाते थे, खुशी से गाते थे, वो एक्चुअली सूफी पोइट्री है, समझ रहे हो। यहाँ तक की इनकी बातें हैं ना। यहाँ पे एक्टिविटी 8 है जहाँ पे क्वेश्चन है, वाई इज बुले शाह कंसिडर टू बी अ ह्यूमनिस्ट। बुले शाह एक ह्यूमनिस्ट क्यों थे, उन्हें क्यों कंसिडर किया जाता था? क्योंकि जो भी सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम होती थी उनके आसपास की दुनिया में, उनके आसपास के लोगों में, वो उनको दूर करने की कोशिश करते थे। एंड साथ साथ वो एक माइस्टिक भी थे, वो एक संत भी थे, ठीक है ना। वो भगवान की सर्च में भी थे, भगवान को भी वो ढूंढने में लगे रहते थे। एंड जो भी सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम होती थी आसपास की दुनिया में, आसपास के लोगों में, वो उनको भी दूर करने की कोशिश करते थे। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट काफ़ी अ फॉर्म ऑफ सूफी पोइट्री। तो देखो ये जो काफ़ी है ये एक्चुअली क्लासिकल फॉर्म है सूफी पोइट्री का, जो कि आपके पंजाबी एंड सिंधी लैंग्वेजेस में है। ये ग्रो हुआ था आपके 14 से लेकर के 16 सेंचुरी में। एंड ये टाइम पीरियड को गोल्डन एज माना जाता है पंजाबी सूफी पोइट्री का। जो वर्सेस यूज़ किए जाते थे बुले शाह के द्वारा, जो लाइनें यूज़ की जाती थी उनकी पोइट्री में, वो एक्चुअली आपके स्टाइल था पंजाबी सिंधियन सिरेकी पोइट्री का। जो पंजाबी सिंधियन सिरेकी पोइट्री थी उसका स्टाइल का जो वर्सेस था वो यूज़ किया जाता था बुले शाह के द्वारा। एंड ये चीज़ सिर्फ आपके सिंधी एंड पंजाबी सूफीज के द्वारा यूज़ नहीं किया जाता था, ये आपके सिख गुरुओं के द्वारा भी यूज़ किया जाता था। जो सिख गुरु थे उनकी पोइट्री में भी इस तरीके का स्टाइल यूज़ किया जाता था। जो मेन थीम था आपके काफ़ी पोइट्री का वो था डायलॉग बिटवीन सोल एंड द ओवर सोल। हम फर्स्ट चैप्टर से लेकर के अभी तक यही चीज़ समझ रहे हैं ना कि जो टाइम पीरियड था जिसमें सारी पोइट्रीज निकल रही थी वो एक ही चीज़ से रिलेटेड थी,
जहाँ भी पोइट्रीज थी वो एक ही चीज़ से रिलेटेड थी, आत्मा एंड परमात्मा के बीच की जो बातें थी, उनके बीच में जो एक कनेक्शन बनाना था, उस चीज़ पे सारी पोइट्री रिलेटेड थी। एंड काफ़ी का भी जो मेन थीम था वो इसी पे रिलेटेड था। इट मीन्स द रिलेशन बिटवीन द कनेक्शन बिटवीन क्रिएटर एंड द क्रिएटेड, जो परमात्मा है एंड जो आत्मा है, ह्यूमन बींग्स एंड जो गॉड है, उनके बीच का कनेक्शन, उसके डायलॉग पे ही ये पूरी पोइट्री लिखी जाती थी। ठीक है। एंड एक और फैक्टर था द लवर एंड इज बिलॉयड का। लवर एंड बिलॉयड वाला भी जो टॉपिक था वो भी आपके परमात्मा एंड आत्मा से रिलेटेड थे। यहाँ पे जो आत्मा था, जो ह्यूमन बींग थे, जो मैन थे, वो आपके लवर थे, वो प्यार करते थे किसको? भगवान को। एंड भगवान कौन था? बिलॉयड था। ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी ये आपका ट्रांसलेट होती थी आपके हीरोइक एंड रोमांटिक टेल्स में। इनकी जो पोइट्रीज होती थी वो आपके हीरोइक एंड रोमांटिक टेल्स में। एंड इसी तरीके से हीर रांझा, लैला मजनू, ये भी तो निकला था ना, ये भी एक्चुअली एक टेल था जो कि आपके पोइट्री से ही निकला था, जिसमें आपका जो स्पिरिचुअल लव है वो दिखाया गया था। ओके। तो ये जो काफ़ी पोयम है ये एक तरीके का 4 स्टेंजास पोयम है। एंड इसमें म्यूजिकल कॉम्पोजिशन है राइम के साथ, मतलब इसमें जो राइम है वो भी है म्यूजिकल कॉम्पोजिशन के साथ। एंड कुछ जो ये जो कुछ देखो, कुछ बोलते हैं कि जो काफ़ी है ये संस्कृत वर्ड काव से आया है, काव एंड कामा। काव मतलब पोइट्री एंड कामा में सेंसुअलिटी। सेंसुअलिटी एक वर्ड है जो कि आपका एक्सप्रेस करता है सेक्सुअल प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन को। ठीक है। तो कुछ बोलते हैं कि संस्कृत वर्ड काव एंड कामा से ये वर्ड आया है काफ़ी। कुछ जो मानते हैं वो मानते हैं कि ये अरबिक कावा से आया है, काफ़ा। ठीक है, जिसका मतलब होता है ग्रुप। बट डीप डाउन जो फैक्ट है वो ये है कि ये एक्चुअली अरबिक वर्ड कामिल मतलब परफेक्शन एंड काफ़ा मतलब ग्रुपिंग, इन दोनों से बन के आया है। एंड देखो ये जो काफ़ी है इसको बहुत बार रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ राग। ठीक है। जो राग है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का, जो हम बोलते हैं ना राग गाना, जो राग है उस तरीके से एज अ क्लासीफाई किया गया है कि ये जो काफ़ी है ये एक्चुअली एक थाट है ना, इसको थाट का नाम दिया गया है। सॉरी पेज चेंज हो गया। नाउ ये जो वर्ड काफ़ी है इसको आइडेंटिफाई किया गया है एज अ राग। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में जो राग होता है उसको इस तरीके से आइडेंटिफाई किया गया है। इट मीन्स थाट, है ना, इसको थाट नेम दिया गया है, थाट टर्म दिया गया है, जिसका मतलब है द हेड ऑफ मैनी राग, जो राग का सबसे ऊपरी हिस्सा है। इट मीन्स काफ़ी से बहुत सारे राग निकले हैं, है ना, जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी है एंड उससे बहुत सारे डिफरेंट राग निकल रहे हैं। तो काफ़ी को इस तरीके से आपके इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में इस तरीके से डिफाइन किया गया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं द काफ़ी ट्रेडिशन। अब देखिए जो काफ़ी ट्रेडिशन है ये किस तरीके का है। नाउ जो पंजाब है उसका अपना खुद का लिटरेरी ट्रेडिशन है ना, जो पंजाब है उसकी अपनी खुद की साहित्यिक परंपरा है जो कि स्टार्ट किया गया था आपके फरीदुद्दीन गंज शक्कर के द्वारा 1173 से लेकर के 1266 तक का इनका टाइम पीरियड था। एंड ये पंजाबी मुस्लिम प्रेचर थे, प्रेचर जो उपदेश देते हैं, है ना, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लोगों को सही गलत करने, जो सही चीज़ है वो करने के लिए उकसाते, जो गलत चीज़ है वो नहीं करने के लिए बोलते, प्रेचर थे ये। एंड ये पहले पंजाबी सूफी पोइट थे जिनकी पोइट्री जो थी वो आदि ग्रंथ में शामिल की गई थी उनके डेथ के बाद। आदि ग्रंथ वही है गुरु ग्रंथ साहिब, पंजाबियों का जो रिलीजियस बुक है, सैक्रेड बुक है, वही आदि ग्रंथ है। एंड ये चीज़ आपके 5th गुरु जो थे आपके पंजाबीज के, है ना, हमने देखा था 10th गुरु थे आपके पंजाबी के, उसमें से जो 5th गुरु थे गुरु अर्जन, उनके द्वारा ये कंपाइल किया गया था। उनके द्वारा ये जो बुक था इनका पहला जो वर्जन था वो उन्होंने निकाला था। ठीक है। एंड जो बुले शाह थे ये फॉलो करते थे पंजाबी पोइट्री ऑफ सूफी ट्रेडिशन। सूफी ट्रेडिशन का जो पंजाबी पोइट्री था ये वो लिखते थे। ये इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था? शाह हुसैन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, सुल्तान बाहू के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था एंड शाह सराफ के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ये तीनों बोला जाए तो आपके पंजाबी सूफी पोइट्री थे, सूफी माइस्टिक पोइट थे। ठीक है। इनका टाइम पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है तीनों का अलग अलग। 1538 से लेकर के 1599 तक का टाइम पीरियड आपका शाह हुसैन का था। 1629 से लेकर के 1691 तक का टाइम पीरियड आपका सुल्तान बाहू का था। एंड 1640 से लेकर के 1724 तक का जो टाइम पीरियड था वो आपका शाह सराफ का था। ये जो पंजाबी पोइट्री थे ये ना सिर्फ आपके सिंधी एंड पंजाबी सूफीज के द्वारा यूज़ किया जाता था, ये आपके सिख गुरुओं के द्वारा भी यूज़ किया जाता था। अगर देखा जाए तो इसको पंजाबी सूफी पोइट्स
काफ़ी को ऐसा एक्सप्रेशन यूज़ करते थे, पोइटिक एक्सप्रेशन, अपनी भावनाएं दिखाने के लिए, जिस तरीके से जो पर्शियन लोग थे, पर्शियन पोइट थे, वो गज़ल का यूज़ करते थे। ओके नाउ अब क्या है कि जो सूफी पोइट्री थी ये आपका 17th सेंचुरी के बाद भी प्रेजेंट था, बहुत सारे वेल नोन पोइट्स के कारण। जैसे कि सबसे फर्स्ट आते हैं उसमें वॉरिस शॉ, जिन्होंने हमें हीर रांझा दिया। हीर रांझा के रचनाकार थे वॉरिस शॉ। सचल सरमस्त 1739 से लेकर के 1829 इनका टाइम पीरियड था। ये एक सिंधी सूफी पोइट थे जिन्होंने कलाम लिखा था, म्यूजिकल कलाम, और ये इस्लामिक थियोलॉजी जो स्टडी था इस्लामिक रिलीजन, उससे रिलेटेड ये डिस्कशंस एंड डिबेट्स करते थे, एंड ये काफ़ीज़ भी गाते थे। ठीक है, फिर थर्ड क्या है आपके मियान मोहम्मद बख्श, ये एक कश्मीरी सूफी पोइट थे। 1830 से लेकर के 1907 इनका टाइम पीरियड था। इन्होंने हमें सोनी महिवाल दिया, सोनी महिवाल के रचनाकार थे ये। एंड लास्ट वन इज दैट ख्वाजा गुलाम फरीद, 1645 से लेकर के 1901 इनका टाइम पीरियड था। ये मल्टीलिंगुअल थे, बहुत सारे लैंग्वेजेस में इन्होंने बहुत सारे कंपोजिशंस किए, एंड ये अपने लिरिक्स के लिए बहुत जाने जाते थे सूफी पोइट्री के। ओके सो गाइस, यहाँ पे हमने देखा काफ़ी क्या था। अब हम यहाँ पे एक काफ़ी 7 का एग्जांपल दिया गया है बुले शाह के द्वारा। ये एक पूरा पोएम है, पूरा काफ़ी है, काफ़ी 7 बुले शाह के द्वारा। हम इसका एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अच्छे से अच्छे तरीके से। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो का एक्सप्रेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो, please get in touch with me in the comment section. Thank you guys.